चलिए जल्दी से पहले इसको एक बार रिवाइज मारते हैं वन शॉट में ना, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, जिन्होंने बीच में क्लास मिस करी थी वो ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स हमने क्या देखा था कि हेलो एल्केन्स वर डिनोटेड बाय आर एक्स। आर मतलब अल्किल ग्रुप होता है एंड एक्स मतलब हैलोजन होता है। जहां पे हैलोजन्स क्या क्या हो सकते हैं, हैलोजन्स कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, ठीक है। और हेलो अरीन्स को हमने कैसे डिनोट किया था, ए आर एक्स से, जहां पे ए आर का मतलब था एक अरिल ग्रुप, यानी कि बेंजीन रिंग C6H5। बेंजीन क्या होता है आपका, C6H6 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, हेलोजन। वैसे ही आपका एल्केन क्या होता है, RH, उसमें से एक H हटा करके हम क्या लगा देंगे, हेलोजन। ये होता है RX, ये होता है ARX। ये जो लिखा हुआ है नाम, ये इनका IUPAC नेम्स है। क्या है, IUPAC नेम। हमेशा IUPAC नेम में हेलो पहले आएगा, यानी कि हेलोजन का नाम पहले आएगा प्रीफिक्स में, फॉलोड बाय द एल्केन नेम। बट जब मैं इन्हीं के कॉमन नेम की बात करूंगा तो इनका कॉमन नेम कैसा होता है, पहले अल्किल ग्रुप का नाम आता है, फॉलोड बाय हेलोजन नेम इन द फॉर्म ऑफ हालाइड, अल्किल हालाइड। यानी कि CH3Cl को क्या बोलेंगे हम, मिथिल क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा, क्लोरो मिथेन, मिथेन क्लोरो मिथेन। समझ में आ रहा है, कॉमन नेम में अल्किल का नाम पहले आएगा, इसलिए अल्किल यानी कि मिथिल, फॉलोड बाय हालाइड यानी कि हैलोजन, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड। और जब मैं इसकी बात करूंगा IUPAC नेम की, तो पहले आएगा क्लोरो, क्योंकि IUPAC में हेलो पहले लिखते हैं, एल्केन का नाम बाद में आता है। तो इसमें इसमें हेलोजन क्या है, क्लोरीन, तो पहले क्लोरो आएगा, फॉलोड बाय मीथेन। समझ गए क्या, ठीक है। वैसे इसका IUPAC नेम हेलो अरीन है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एरिल हालाइड। क्या हो जाएगा, एरिल हालाइड, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने देखा, सबसे पहला काम किया था हमने क्लासिफिकेशन देखा था। इसका क्लासिफिकेशन किन किन टाइप के हेलो एल्केन्स या हेलो अरीन्स देखे थे हमने। एक देखा था हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये देखे थे कि अगर जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो सिर्फ एक और कार्बन से अटैच है तो वो कहलाएगा 1 डिग्री। अगर वो वाला कार्बन दो और से अटैच है तो कहलाएगा 2 डिग्री, सेकेंडरी। और अगर वो कार्बन जिसमें हैलोजन लगा हुआ है वो 3 और से अटैच है तो टर्शियरी, 3 डिग्री। यानी कि ये हो जाएगा 1 डिग्री हालाइड, क्योंकि हैलोजन उस कार्बन के साथ है जो एक ही और कार्बन के साथ है। ये हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि वो कार्बन जिसमें हैलोजन लगा हुआ है वो और दो कार्बन के साथ अटैच है। और ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बन। एक ये हमने क्लासिफिकेशन देखा था। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा था, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हेलोजन लगा है कि sp2 के साथ लगा है। वहां पे हमारे इस टाइप के भी कंपाउंड आ जाएंगे जहां पे डबल बॉन्डेड पे डायरेक्टली हेलोजन लगा हुआ है। इसको नाम दिया था हमने विनिल। क्या नाम दिए थे, विनिल। कि ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड है उस पर अगर हाइड्रोजन लगा तो उस टाइप के हालाइड को क्या बोलते हैं, विनिल हालाइड। एक देखा था एलिल वाला, कि अभी भी डबल बॉन्डेड वाले में है बट अब उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच नहीं है, उस डबल वाले कार्बन पर एक और कार्बन है जिसपे हेलोजन है, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया था, एलिल, ठीक है। अगर दो हेलोजन है आजू बाजू है तो ये क्या था, विसिनल, दिस वाज विसिनल। और अगर दो हेलोजन है दोनों सेम कार्बन पर है तो वो था आपका जेमिनल। शॉर्ट फॉर्म में इसको विक और इसको जेम डाई हालाइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, जेम डाई हालाइड या विसिनल डाई हालाइड, विक शॉर्ट फॉर्म में, विक शॉर्ट फॉर्म में जेम, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, प्रिपरेशन। अच्छा, प्रिपरेशन के पहले अपन ने एक टॉपिक और देखा था ना, छोटा सा टॉपिक था, तो वो था आपका नेचर, याद है, नेचर ऑफ
सी बॉन्ड एक्स बॉन्ड, जहां पे ये दोनों बॉन्ड पोलर नेचर की, क्या है ये, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप की होती है, पोलर एंड नॉन पोलर। इसको पोलर क्यों नाम दिया हमने, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, उससे हाइड्रोजन को मिलेगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव, तो इट बिकम्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आते हैं प्रिपरेशन पे। अगला चीज हमने देखा था प्रिपरेशन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट हेलो एल्केन्स। क्या क्या मेथड देखे, सबसे पहला मेथड था फ्रॉम अल्कोहल्स। आप लोग कॉपी में भी देखते जाओ ना कि हमने क्या क्या रिएक्शन लिखे हैं सीक्वेंस में। फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में क्या क्या मेथड देखा था हमने कि आप आरओएच की हेल्प से आरएक्स बना सकते हो, बट कैसे कैसे। एक तरीका था एचएक्स वाला, एक तरीका था एचएक्स वाला, जहां पे अपन अगर क्लोरीन ले रहे हैं तो साथ में हमने ZnCl2 भी दिया था, यानी कि HCl के साथ ZnCl2। उसका रीजन था कि क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, तो उसके रिएक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमने साथ में क्या लिया था, एक कैटलिस्ट लिया था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, आपको मिल रहा था RX OH अलग। ठीक है, ये मेथड था। इसी में एक मेथड और देखा था हमने, वो था PX3 वाला, याद है, उसमें भी आपको RX मिल रहा था, साथ में क्या था हमारा बाई प्रोडक्ट H3PO3। एक था हमारा PX5 वाला, वो स्पेशली क्लोरीन के लिए था, तो क्लोरीन वाला ही लिख लो डायरेक्ट, पेंटा वाले क्लोरीन ही पेंटा बना रहा था। ठीक है, आपको RX मिलेगा, RCl मिलेगा, प्लस POCl3 प्लस एक HCl भी था क्या, HCl साथ में। ठीक है, चौथा मेथड था फ्रॉम SOCl2, जिससे हमें RCl मिल रहा था प्लस SO2 प्लस HCl, जो कि क्या थी, गैशियस फॉर्म में थी, तो दे विल एस्केप आउट। ठीक है, ये भी एस्केप हो जाएगी और ये भी एस्केप हो जाएगी, लिविंग बिहाइंड ओनली RCl। दिस वाज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RX या RCl। ठीक है, ओके, और कोई मेथड देखे थे क्या हाइड्रोजन अल्कोहल वाला? हाँ, आई के लिए इसमें कुछ लिखे थे ना कि अपन आयोडीन अगर लेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में लेंगे। ठीक है, और इसका एक रिएक्शन हमने KI के साथ भी देखा था, आपको याद हो, एक क्वेश्चन था ना कि व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड, तो वहां पे अपन ने क्या यूज किया था, साथ में KI लिए थे प्लस H3PO4 लिए थे। याद आ रहा है क्या, कितने लोगों को याद आ रहा है रिएक्शन? किसी को नहीं? हम H2SO4 लिए थे तो क्या हो रहा था कि जो KI बन रहा था वो I2 में कन्वर्ट हो जा रहा था, जबकि यही KI जो है आगे जाकर के ROH को RI में कन्वर्ट करने वाला है, तो यहां से आपको RI मिल जाएगा। ठीक है, ये भी अपन ने क्वेश्चन आंसर में देखा था, आपके इंटेक्स में अनसॉल्व क्वेश्चन था, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड हियर। जैसे अगर यहाँ पे H3PO4 भी एक एसिड है और H2SO4 भी एक एसिड है, बट H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग टाइप का एसिड है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो वो जैसे ही KI HI बनाएगा ना, KI क्या बनाएगा, HI बनाएगा, तभी तो वो HI यहाँ रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आपने HX लिया ना, तो आप HX के लिए यहाँ पे क्या क्या ले रहे हो, सिर्फ Cl एंड Br, स्पेशली Cl के लिए अपन यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन को। HI वाले के लिए अपन डायरेक्टली HI नहीं लेंगे, वहीं बनाएंगे HI। कैसे बनाएंगे HI, KI और H2SO4 को लेकर अगर बनाओगे तो HI बनेगा तो जरूर, बट H2SO4 उस HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में, तो HI तो बचा ही नहीं। तो उस HI को बनाने के लिए अपन H2SO4 की जगह H3PO4 ले रहे हैं। ये सिर्फ एसिड का काम करेगा, it will not oxidize the HI formed to I2। Am I clear? तो यहां से आपको RI मिल जाएगा। ठीक है, तो these were the methods from alcohol। सेकेंड मेथड हमने देखा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन का मेथड भी देखे थे और एल्कीन अल्काइन का भी, है ना। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो इसमें एक मेथड था आपका एल्केन से, क्या कर रहे थे अपन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, वही सनलाइट में क्लोरीन ले लो, सनलाइट में ब्रोमीन ले लो, तो क्या होगा, एक एक करके हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। क्या रिएक्शन था इसका, CH4 ले लो फॉर एग्जांपल, क्लोरीन ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट, आपको क्या मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। लाइकवाइज ऐसे करके एक एक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाएगा क्लोरीन, ठीक है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन नाम था इस रिएक्शन का। और एल्कीन से या एल्काइन से अपन कैसे बना रहे थे, बाय मार्क या एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें हैलोजन कहां पे चाहिए। समझ रहे हैं क्या, मतलब अगर मुझे हैलोजन, ये रहा आपका ब्यूट 1 इन, है ना, क्या ये ब्यूट 1 इन, क्यों ब्यूट 1 इन है, ये 4 कार्बन इसलिए ब्यूट आया, और एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो इन आ गया। वो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, तो कम वाले को लेते हैं, तो ब्यूट 1 इन, ये क्या है ब्यूट 1 इन। अब अगर आप इसमें HBr ऐड कराते हो बिना परऑक्साइड के और HBr ऐड कराते हो परऑक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे। अगर आप बिना परऑक्साइड कराओगे तो दिस एडिशन इज नोन एज मार्क एडिशन। अगर आप हाइड्रोजन फिट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ये कैसे फिट करें अपन, 4-4 बॉन्ड देख करके, कि कार्बन है तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे तो ये 1 ही बॉन्ड बना रहा था तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये कार्बन पहले से 3 बना रहा था, 1 2 3 तो 1 ही लगाए, ये कार्बन 2 बना रहा था तो 2 लगा दिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मार्क एडिशन, ये पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। और एंटी मार्कोनिकॉफ में पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहां आपको मिलने वाला है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड हट जाएगी, और यहां आपको मिलेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। समझ रहे हैं क्या, तो अकॉर्डिंग टू अवर नीड कि हमें ब्रोमीन कहां पे चाहिए, सेकेंड पोजीशन पे चाहिए तो हम मार्क एडिशन कराएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ करवाएंगे, वो हमारे ऊपर है। हमने देखा था ना कि कैसे कन्वर्जन में हम सोच रहे थे कि मार्क करवाएं कि एंटी मार्कोनिकॉफ करवाएं, हाँ है ना। मतलब मुझे अगर क्वेश्चन दिया है कि आपको ब्यूट 1 इन या ब्यूट 1 इन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेनॉल में, समझ रहे, या फिर 1 ब्रोमोब्यूटीन में, तो मुझे ब्रोमीन कहां पे चाहिए, 1 पे चाहिए, तो मैं क्या करवाऊंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। समझ रहे हैं। और अगर 2 ब्रोमोब्यूटीन बनाने बोला है, 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाने बोला है, तो हम कहां करेंगे, मार्कोनिकॉफ करेंगे। कोई कन्वर्जन में ये चीज काम आएगी, ठीक है। तो ये हमारे 2 मेथड हो गए, मार्क एंड एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। तो यही 2 थे आपके इसमें हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। थर्ड तरीका हमने देखा था फ्रॉम, यही 2 मेथड थे क्या बस, नहीं वो था ना, हाँ अच्छा वो इसी में देखे थे क्या, Br2 लिए थे, साथ में क्या लिए थे, CCl4। तो यहां तो ये हो रहा था ना आपका, बाजू वाले कार्बन पे जा रहा था ना, एलिल वाला बन रहा था क्या, देखो एक बार रिएक्शन में, है ना, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर जाएगा आपका ब्रोमीन, तो एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। हमने हीट भी कराया था इसको शायद, ठीक है, यही बोल रहे हैं। तो फिर ये वाला फिर सनलाइट वाला होगा, हाँ ये फिर आपका वो बनेगा विसिनल वाला, है ना, आजू बाजू, ठीक है ठीक है। ब्रोमीन लोगे तो देखो HBr लिए तो एक में H दूसरे में Br जा रहा है, पर अगर ब्रोमीन लोगे तो दोनों में क्या जाएगा, ठीक है। और वो Br2 के साथ अगर लाइट लोगे तो वो बगल वाले कार्बन पे जाएगा, जो अपन ने कल रिएक्शन देखे थे ना कुछ, लास्ट में Br2 के साथ लाइट था, तो वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, वो एडिशन नहीं होगा, ये क्या हो रहा है, एडिशन, सिंगल हो जाएगी ना। नेक्स्ट फ्रॉम, ये इसका नाम क्या था, हेलोजन एक्सचेंज, लास्ट मेथड यही था, हेलोजन एक्सचेंज। इसमें 2 पड़े थे, एक से आयोडो बना रहे थे अपन, है ना, एक से आप आयोडीन बना रहे थे और दूसरे से फ्लोरो वाला बना रहे थे, RI एंड RF। तो इस मेथड का नाम था आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन और ये था आपका स्वॉर्ट्स। इसका रिएक्शन क्या था कि आप RCl ले लो या RBr ले लो, साथ में क्या ले लो, NaI,
तो आपको क्या मिल जाएगा, Ri प्लस NaBr। यहां क्या लिख रहे थे अपन, एसीटोन। ठीक है, और सोर्स क्या था, अगेन यहां पे भी आप RBr या RCl ले लो, प्लस AgF या Hg2F2 या Sb3F2, ऐसे वाले कोई भी जो इनर्ट वाले आपके नॉन मेटल, सॉरी मेटल वाले क्लोराइड्स हैं, है ना, बट वो थोड़े से इनर्ट होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, उनको अपन लेकर के क्या करेंगे, RF बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे मेथड्स हो गए हेलो एल्कीन्स बनाने के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेलो अरीन्स। ARX बनाना है अगर आपको, तो उसके क्या क्या मेथड देखे थे। पहला मेथड, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये लिए थे क्या, आप बेंजीन ले लो डायरेक्टली, टेक बेंजीन, और आप क्लोरीन ले लो CCl4 के प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। एक ये वाला रिएक्शन देखे थे, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, ऐसा लिखे थे ना हेडिंग, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। फिर एक था आपका इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन, जहां पे जो कार्बन लगा है उस पे हेलोजन लगेगा, ऐसा मतलब देखे थे, साइड चेन, हाँ मतलब वही बेंजिलिक। ठीक है, उसके लिए क्या किए थे, ये ले लिया था हमने टोल्यूइन, राइट, हाँ क्या क्या रिएजेंट लिए थे, प्लस Cl2, सनलाइट, हाँ ये वही हो गया ना मेथड की फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। यहां कुछ नहीं होगा, ये वाला H से एक H, मतलब ये CH3 से एक H हटेगा और Cl लग जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, बेंजिलिक क्लोराइड, बेंजिलिक क्लोराइड, ये मेथड थे। ठीक है, सेकेंड मेथड था फ्रॉम सैंडमेयर, सैंडमेयर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन भी है। ठीक है, इसमें क्या देखा था हमने कि पहले आप एनिलीन लोगे, एनिलीन NH2 वाला, इसको बोलते हैं एनिलीन, इससे आप NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड कंडीशन पे आपको मिलेगा डाईएजोनियम क्लोराइड। ऐसा कुछ बनाए थे क्या, डाईएजोनियम क्लोराइड, इसी से बनता है सैंडमेयर रिएक्शन, मतलब डाईएजोनियम सॉल्ट। फिर इसी डाईएजोनियम सॉल्ट को हमने CuCl और HCl के प्रेजेंस में हीट किया था, तो हमें मिल गया था क्लोरोबेंजीन। क्या मिल गया था, क्लोरोबेंजीन, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। इसी में अगर आपको Br बनाना तो क्या करना पड़ेगा, CuBr लेना पड़ेगा HBr के साथ, तो ब्रोमो वाला बन जाएगा। बट आई के लिए अपन कुछ और किए थे, सिर्फ Ki लिए थे, कॉपर नहीं लिए थे। देखो एक बार, हमने 2-3 रिएक्शन लिखे होंगे इसमें भी, कॉपर क्लोरीन लगाना है तो सिर्फ CuCl HCl लेंगे, ब्रोमीन लगाना है तो CuBr HBr लेंगे, हाँ है ना। बट अगर आई लगाना है आपको तो क्या करोगे, Ki, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसको ये CuCl की जरूरत नहीं पड़ेगी, Ki से आपको आई मिल जाएगा, वो आई लग जाएगा यहाँ। ठीक है, ओके, तो ये आपका इतना ही देखे थे शायद प्रिपरेशन, है ना, हाँ बनाना जरूरी नहीं है, आप यहां से भी रिएक्शन लिख सकते हो, ये मैंने उस समय भी कहा था, हमने भी रिएक्शन पहले इतना ही लिखा है, बाद में मैंने आपको नीचे लिखवाया है कि एनिलीन से कैसे बनेगा डाइसोनियम। ये वो भी मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर कन्वर्जन आ गया कि एनिलीन से बनाओ क्लोरोबेंजीन, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम तो एनिलीन से बनाना नहीं सीखे हैं, तो आपको पहले एनिलीन से क्या बनाना पड़ेगा, डाइएजोनियम, और फिर डाइएजोनियम से सैंडमेयर लगा करके क्लोरोबेंजीन, समझ रहे हैं क्या। तो कन्वर्जन में ये 2 स्टेप आ जाएगा ना, पहले आप एनिलीन बना दोगे और फिर एनिलीन से डाइसोनियम बना दोगे और फिर डाइसोनियम से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये कन्वर्जन में काम आएगा, अदरवाइज अगर सिर्फ सैंडमेयर समझाने बोलेगा तो इसको अगर आप स्किप भी कर दोगे ना, इतना पार्ट तो चलेगा, है ना। बट देखो जब भी कोई रिएक्शन समझाने बोलेगा ना, तो जस्ट सिर्फ वो रिएक्शन लिख के छोड़ना नहीं है, हमको उसके बारे में एक पैराग्राफ भी लिखना है, जैसे मैंने आप लोग को हर रिएक्शन में लिखवाया है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, वही पैराग्राफ पढ़ के आपको रिएक्शन लिखना है, समझ रहे क्या। क्योंकि आता है मतलब एक क्वेश्चन बोर्ड्स में ऐसा रहता है
कि जो आप अगर अभी आपने 4 चैप्टर और पढ़ने हैं ऑर्गेनिक वाले, जब सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसमें जितने भी नेम रिएक्शन है ना, उसका एक क्वेश्चन आता है। 3 कोई चैप्टर में से 3 नेम रिएक्शन दे देगा, टोटल 27-28 नेम रिएक्शन हो जाएंगे एट द एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें से कोई 3 डायरेक्ट पूछता है, मतलब वो बहुत बोनस क्वेश्चन है, वरना हर क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली समझना पड़ेगा कि ये कौन सा रिएक्शन पूछा जा रहा है, उसके क्या देख करके, उसके रिएजेंट देख करके या उसकी कंडीशन देख करके। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बट कई रिएक्शन सीधा आ जाते हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, सैंडमेयर आ गया, फिंकरस्टीन आ गया, तो उस केस में आपको उस रिएक्शन को समझाना भी है, सिर्फ रिएक्शन लिख के नहीं छोड़ना है। इन दिस रिएक्शन दिस रिएक्ट्स विद दिस अंडर दिस कंडीशन टू फॉर्म दिस, और फिर उसी को रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, चल, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। 2 ही मेथड देखे थे, डायरेक्ट हेलोजिनेशन वाला, यानी कि न्यूक्लियर पर आपका क्लोरीन लग रहा है, एक साइड चेन पे क्लोरीन लग रहा है, और एक फिर से न्यूक्लियस वाला। ठीक है, अल्कोहल से नहीं बना रहे थे इसका रिएक्शन, मतलब इसके ये हेलोअरीन्स, क्योंकि उसका कारण था कि फिनॉल जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है OH पे, तो इट विल बी अ डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड होगी। अल्कोहल में क्या हो रहा था, अल्कोहल में ROH होता है, तो ये बॉन्ड हमेशा क्या है, सिंगल। बट AROH में ये जो बॉन्ड है उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे हमने यहाँ पहला मेथड अल्कोहल से बनाया ना, हेलोएल्केन बनाने के लिए वी यूज अल्कोहल, बट हेलोअरीन बनाने के लिए तो हमने फिनॉल यूज नहीं किया। फिनॉल मतलब एरोमेटिक वाला अल्कोहल, बेंजीन रिंग में OH चिपका हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, फिनॉल। उससे क्यों नहीं बनाए, उसका ये गिव रीजन में आ सकता है। तो उसका रीजन क्या होगा कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, विच विल मेक दिस बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इससे गिव रीजन का ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी डू नॉट यूज फिनॉल टू प्रिपेयर हेलोअरीन्स। ठीक है, ओके, कमिंग ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, पहले हेलोअल्केन्स की देखेंगे, देन हेलोअरीन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सबसे पहले हेलोअल्केन्स RX। तो इसको अपन ने 3 हेडिंग में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला रिएक्शन हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हालांकि इसको अपन पढ़े लास्ट में थे, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, SN1 SN2। SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में आपका इंटरमीडिएट बन रहा था, इंटरमीडिएट वाज फॉर्म्ड, जो कि क्या था, एक कार्बोकैटायन। याद आ रहा है, कार्बोकैटायन। और क्या हो रहा था इसमें, SN1 में एक पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे थे ना, जरूरी नहीं सामने से अटैक करेगा, दोनों तरफ से कर रहा था ना, इसमें था कि बैक अटैक कर रहा है। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आपका जो RX है वो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, होगा ये 2 स्टेप में। कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। बट पहला वाला स्टेप स्लो था और उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, दैट इज व्हाई SN1 यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, और इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री वर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, एंड सबसे लास्ट में मिथाइल। ठीक है, अब जब SN2 की बात करेंगे तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। यहां पे आपका क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट आ रहा था, याद है, जहां पे कार्बन एक साथ एक समय पर 5 चीजों से कनेक्टेड था। एक लीविंग ग्रुप था, दूसरा अटैचिंग ग्रुप था, मतलब ये लीव किया भी नहीं था, उसने पीछे से बैक अटैक कर दिया था। तो यहां पे क्या हो रहा था, बैक अटैक हो रहा था, और फर्स्ट रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे। सिंगल स्टेप था ये, 1 स्टेप रिएक्शन था, बट उसमें दोनों इन्वॉल्व थे। आपका एक तरफ से एक ग्रुप लीव कर रहा था यहां से, तो ये यहां से अटैक कर रहा था, उसी को तो बोल रहे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री, सॉरी मिथिल सबसे पहले क्या आएगा, मिथिल, क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं, इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे थे, और यहाँ पे कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी देख रहे थे, है ना। कार्बोकैटायन में क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री।
समझ रहे? और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस इज मोर इन 3 डिग्री, लेस इन 2 डिग्री, और लेस हो जाएगा 1 डिग्री में, और मिथिल में तो होगा ही नहीं। या बैक अटैक करना है तो हमें पीछे से जगह खाली चाहिए, और आपके 3 डिग्री में पीछे बहुत भीड़ होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, दैट इज वाई ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसी का हमने स्टीरियोमेरिक एस्पेक्ट भी देखा था, याद है? किसी को याद है? स्टीरियोमेरिक एस्पेक्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखे थे। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है देखा था हमने, है ना? वही आपका किराल कार्बन होता है, और वो इस टाइप के कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया था कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो चीज यहां अटैच थी अब वो यहां हो जाएगी, तो ये वाला डेक्सो रोटेटरी था तो ये वाला लीवो रोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, और SN1 का हमने क्या देखा था कि इट प्रोसीड्स विथ रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या था? अगर यू स्टार्ट विथ प्लस तो वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इफ यू स्टार्ट विथ माइनस तो भी वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है लेफ्ट अटैक और राइट अटैक करने का, और उस केस में यू विल गेट 2 टाइप ऑफ कंपाउंड जिनका इक्वल प्रोबेबिलिटी था, तो उनका इक्वल अमाउंट होगा। तो 50-50 रेशियो ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। और उस रेसमिक मिक्सचर से जब प्लेन पोलराइज लाइट निकलेगी तो वो बाहर भी ऐसे ही निकलेगी, अंदर वो एक बार लेफ्ट और फिर एक बार राइट रोटेट हो रही होगी, बिकॉज उसके पास दोनों टाइप के कंपाउंड है। उसके पास राइट रोटेट करने वाला एनाइंशोमर भी है, उसके पास लेफ्ट रोटेट करने वाला एनाइंशोमर भी है। माने कि उस मिक्सचर के अंदर ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो आने वाली लाइट को राइट रोटेट करते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो उस लाइट को लेफ्ट रोटेट कर देंगे। तो निकलते वक्त और घुसते वक्त आपको लाइट प्लेन ही दिखेगी, कोई एंगल में आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो आप तो यही मानोगे ना कि कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, जबकि हो रही है अंदर, बट उनका मिक्सचर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। तो रेसिमाइजेशन का मतलब ही हुआ नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। नो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब यह है कि लाइट रोटेट हो रही है कि नहीं रोटेट हो रही है। तो हमको तो दिख रहा है कि नहीं हो रही है, भले अंदर 2 बार रोटेट हो रही होगी, बट बाहर तो हमें दिख रहा है ना नहीं हो रही है रोटेट। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट शोइंग एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक चीज और देख लेना, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेबल क्या शो कर रही है हमें, कौन से न्यूक्लियोफाइल को हमने किस रिएजेंट से लाया है। माने अगर अपन को OH चाहिए, OH नेगेटिव चाहिए, तो OH नेगेटिव कहां से आएगा? इट कैन कम फ्रॉम NaOH, इट कैन कम फ्रॉम KOH, इट कैन कम फ्रॉम मॉइस्ट Ag2O, और वाटर से भी अपन OH ही लगा रहे थे। एट द एंड अल्कोहल बनाना है तो इन चारों में से कोई एक चीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाली है। इन द सेम वे वहां पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड या फिर नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल भी एक कंसेप्ट था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेफिनेशन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो उसमें अपन ने एग्जांपल क्या देखा था, साइनाइड का एग्जांपल देखा था, जो कि अगर C से कनेक्टेड है तो नाइट्राइल कहलाएगा, और अगर N से कनेक्टेड है तो आइसोनाइट्राइल कहलाएगा। एक और एग्जांपल क्या देखा था हमने इसमें, NO2 वाला और ONO वाला, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। तो इसमें भी रीजन आता है कि क्यों KCN से CN आएगा और AgCN से NC अटैच होगा। तो उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि KCN वाली बॉन्ड आयनिक होती है, AgCN वाली बॉन्ड कोवेलेंट होती है। तो वो रीजन है कि क्यों C अटैच हो रहा है व्हेन वी आर टेकिंग KCN एंड why N अटैच हो रहा है व्हेन वी आर टेकिंग AgCN। ठीक है, ओके। तो ये वाला भी टॉपिक याद रखेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दोनों तरफ से अटैच हो सकता है, बट एक बार में एक ही से अटैच होगा, आइदर C और N, आइदर O और N। ठीक है, ओके। तो वो टेबल इंपॉर्टेंट है ना भाई, टेबल ध्यान देना एक बार, है ना। चले, सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे हमने बहुत बार यूज किया ना अल्कोहलिक KOH, क्योंकि जब भी आपको हेलोजन को हटाना है आपके पास एक ही रिएक्शन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, डी मतलब रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का और हैलोजन का।
ठीक है, तो अपन ने क्या लिया था इसमें, वी टुक इस टाइप का हैलोजन, हेलो एल्केन लेंगे अपन, इसके पास हाइड्रोजन भी है और बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी है। इस वाले कार्बन को अपन ने क्या नाम दिया था, अल्फा, और इसको क्या नाम दिया था हमने, बीटा। तो हाइड्रोजन तो अल्फा कार्बन से निकलेगा, और तो किसी कार्बन के पास हाइड्रोजन है नहीं, बट हाइड्रोजन बीटा से निकलेगा, तो इसका एक नाम और था बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम था इसका, बीटा एलिमिनेशन। और कोई नाम लिखे थे क्या, डिहाइड्रोएलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, या सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन हमने नाम दिया था ना, ठीक है, तो ये दोनों नाम हो जाएंगे। बट ये किसके प्रेजेंस में हो रहा था, अल्कोहलिक KOH। देखो ये फर्क है, एक्वस KOH लोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहलिक KOH लोगे तो एलिमिनेशन होगा, ये याद रखना। ठीक है, देखो एक्वस में ही क्या होता है ना, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव अपने आयंस में ब्रेक होते हैं। किसी भी सॉल्ट को, किसी भी एसिड को, किसी भी बेस को अगर मुझे उसके आयंस में डिसोसिएट करवाना है, उसके आयंस में उसको तोड़ना है, तो उसको क्या कर दो, पानी में मिला दो। तो जैसे KOH पानी में गया, वो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो गया, बन गया ना न्यूक्लियोफाइल। अभी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, मैं क्लियर। तो याद रखना, एक्वस KOH विल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड अल्कोहलिक KOH विल शो एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां क्या होने वाला है, हैलोजन यहां से हटेगा, हाइड्रोजन यहां से हटेगा, और टू कंपनसेट डबल बॉन्ड आ जाएगी इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, यही हमने एक शेड्जेफ रूल देखा था, याद है, शेड्जेफ रूल, जो कि कब यूज होता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा आपका हैलोजन इस कार्बन पर, अब ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, आया ना, अब दो बीटे हो गए ना, पहले एक ही बेटा था और अब दो बेटे हो गए। तो अगर मैं यहां से हाइड्रोजन उठाता हूं तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगेगी, और अगर यहां से हाइड्रोजन उठाता हूं तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगेगी। तो यानी कि इधर से निकाले तो ब्यूट 1 इन बनेगा, और इधर से निकाले तो ब्यूट 2 इन बनेगा। तो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, तो उसके लिए शेड्जेफ ने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा बार बार। तब उन्होंने एक ही चीज ऑब्जर्व करी कि हर बारी कौन सा टाइप का एल्कीन मेजर प्रोडक्ट था, जिस एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा थे। इस वाले में दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक इस कार्बन पे लगा है, दूसरा इस कार्बन पे लगा है, बट इस वाले कंपाउंड में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इस कार्बन पे लगा है, इसके पास तो कुछ नहीं और। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट, तो दिस विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर। दिस वाज गिवन बाय शेड्जेफ। तो शेड्जेफ का रूल तभी यूज होगा जब हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा टाइप के हैं। एक ही होगा तो फिर जरूरत ही नहीं है, जैसे ऊपर वाले में हमने कुछ नहीं किया था, हाइड्रोजन इसके पास ही यहीं से निकलेगा। ठीक है, ओके। एंड थर्ड टाइप का रिएक्शन देखा था हमने, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, यहां हमने दो मेटल को ज्यादा फोकस किया था। पहला था आपका मैग्नीशियम, जिससे बन रहा था RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम था इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसको अपन क्या कर रहे थे, मॉइस्चर फ्री कंडीशन में स्टोर कर रहे थे, स्टोर्ड अंडर मॉइस्चर फ्री कंडीशन। रीजन, ये बन जाएगा एल्केन, उसको क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा ना, जहां भी उसको H मिलेगा वो क्या बना लेगा, RH, यानी एल्केन बन जाएगा। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचेगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरे मेटल को अपन ने फोकस किया था, वो था सोडियम। रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन। क्या नाम था रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन, जहां पे अपन ने क्या देखा था कि RX प्लस 2Na प्लस RX, पर इसको अपन ऐसा लिखे थे ना, X को इधर R को इधर, ताकि ऐसा अपन को 2NX बाहर दिखे, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ऊपर भी जब RMgX बनाओगे ना तो ड्राई ईथर ही ले रहे थे। ठीक है, और यहां क्या बन जाएगा अपन को, RR प्लस 2NaX। तो ये मेथड किसके लिए अपन यूज कर रहे थे, फॉर प्रिपेयरिंग एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम।
ऑड बनाने की कोशिश की थी हमने, है ना, बट वी एंडेड अप विथ मेकिंग 2 more हाइड्रोकार्बन्स, है ना, विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसलिए अपन वुड्स रिएक्शन से हमेशा क्या बनाते हैं, इवन नंबर वाला। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन बोल सकते हो आप इसको। क्यों कपलिंग बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों जो भी अपन ने हाइलाइट लिया है, जो भी अल्किल हाइलाइट लिया है, उन दोनों के अल्किल ग्रुप आपस में चिपक जाते हैं, उनके हैलोजन्स Na के साथ चले जाते हैं, और उनका जो अल्किल ग्रुप बच जाता है, वो भी अल्किल ग्रुप कहां से अटैच होंगे, जिस जगह पर हैलोजन लगा था। ये याद रखना। या तो आपको स्ट्रेट चेन दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कहीं बीच में कहीं हैलोजन लगा होगा ना, तो उसी जगह से अटैच करना है। अपन इस टाइप का क्वेश्चन देखे भी है। मतलब अगर 4 कार्बन और उसके सेकंड कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है, 4 कार्बन है यहां पर और उसके सेकंड कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, तो जब इसका वुड्स कराओगे तो क्या बनेगा, 4 कार्बन और उसका सेकंड कार्बन के साथ कपलिंग होगा। ऐसे ये वाला एक कंपाउंड से ये वाला चीज आया और दूसरे वाले से ये आया, और कहां से अटैच हुआ, दोनों सेकंड कार्बन से। क्यों, क्योंकि वहीं पे हैलोजन था। समझ रहे क्या? ओके, तो अपन ने इस टाइप का भी बहुत बार यूज किया था कन्वर्जन में। जब भी अपने को कार्बन डबल करना था तो हमने वुड्स रिएक्शन को यूज किया था। कार्बन एक से बढ़ाना था तो क्या कर रहे थे अपन, KCl, क्योंकि उससे साइनाइड लग जाता है। साइनाइड में कार्बन है ना, तो उससे अपन कार्बन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कन्वर्जन में आपको कोई एक कंपाउंड देगा, उससे बोलेगा दूसरा कंपाउंड बना के दिखाओ कुछ कुछ करके, तो आप सारे प्रॉपर्टीज को, सारे प्रिपरेशन को यूज कर सकते हो उसको कंप्लीट करने में, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो कभी भी अगर आपको एक कार्बन बढ़ाने वाला रिएक्शन दिख रहा है कि दिया हुआ है इथ वाला और बनाने बोल रहा है प्रॉप वाला कुछ कंपाउंड, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया ना। इथ में 2 कार्बन होते हैं, प्रॉप में 3 हो गए। या प्रॉप दिया है ब्यूट बनाने बोल दिया कुछ, तो उस केस में आपको एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा यूजिंग KCl, एक्वस KCl। तो उस KCl से Cl नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो वो आके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका RX का केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं ARX की। पहले अपन ने देखा था कि ARX जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्टी से देते हैं, है ना। डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। इसके 4 रीजन लिखे थे, कोई बताएगा मुझे बिना देखे? एक रेजोनेंस, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का फर्क था। अरे याद आ रहा है कि नहीं? आपके हेलो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3 और हेलो एरीन में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ठीक है, फिर थर्ड रीजन था इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनिल कैटायन, C6H5 पॉजिटिव फिनिल कैटायन, और लास्ट था रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये 4 रीजन थे कि क्यों आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता है, किसमें, हेलो एरीन्स में। पर तब भी हम करवाए थे ना। कैसे करवाए थे, ड्रास्टिक कंडीशन लेकर के। तो उसके रिएक्शन अपन ने क्या क्या लिखे थे कि अगर आपने लेट से आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ले लिए। अब अगर आपने यहां पर कितना देंगे टेम्परेचर, 623 केल्विन, 300 ATM, साथ में NaOH लेना पड़ेगा, वहीं से तो OH आएगा, तो आपको मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा, फिनॉल। हो गया रिप्लेसमेंट Cl से OH का। बट कैसे हुआ, ड्रास्टिक कंडीशन के बाद। और इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया था, डाउस प्रोसेस। देखो लिखे हैं कि नहीं, पढ़ना एक बार रिवाइज करना है। एक ही तरीका है ऑर्गेनिक पढ़ने का कि बार बार पढ़ना है उसको। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का एक ही तरीका, कंसेप्ट समझना है। जैसे हमने सॉल्यूशन चैप्टर में सारे कंसेप्ट समझे ना, कि सॉल्यूशन बनने के बाद उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें रिलेटिव वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वो कंसेप्ट था, वो कंसेप्चुअल है। बट यहां आपको ना बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन दिमाग में बैठेगा। रटने नहीं बोल रहा हूं, पर बार बार पढ़ोगे तो वो चीजें आपको याद होंगी। समझ रहे हैं क्या? हाँ, फिर क्या किया था हमने, अगर आप अपने क्लोरोबेंजीन में, है ना, पहले से कुछ अटैच कर दो। वो कुछ क्या था, एक, नॉट जस्ट नाइट्रो, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो वाज वन ऑफ देम। ठीक है, तो अगर आप अपने क्लोरोबेंजीन में
पहले से एक नाइट्रो फिट करके रखोगे आइदर एट ऑर्थो और एट पैरा और एट ऑल ऑर्थो पैरा पोजीशंस, तो वो ड्रास्टिक कंडीशंस थोड़ी सी कम होती चली जाएंगी। वो 2-3 रिएक्शन, हमने 3 रिएक्शन और लिखे थे, सिर्फ ऑर्थो वाला, ऑर्थो पैरा वाला, ऑर्थो और सारे पैरा, मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा वाला। अब देख रहे हैं कैसे टेम्परेचर 623 से कम होकर के 400 तक आ गया था, आया ना, 400 300 तक टेम्परेचर पहुंच गया था, क्योंकि आप ऐसा ग्रुप ले रहे हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। अगर अब इलेक्ट्रॉन यहां पे आया ना, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कर देगा, जिससे रिपल्शन आपको कम फील होगा, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन कम फील होगा। ठीक है, तो इससे अपन अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे क्या? तो हेडिंग ऐसा है कि हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रीजंस आर दिस, उसका उपाय ये है, या तो ड्रास्टिक कंडीशन, या तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पहले से लगा के रखो, वो आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा, तो रिपल्शन थोड़ा कम फील होगा। ठीक है, ओके। सेकेंड, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था बेंजीन में, है ना। इसमें 5 रिएक्शन देखे थे, हेलोजिनेशन, सेकेंड वाज सल्फोनेशन, थर्ड वाज नाइट्रेशन, फोर्थ वन वाज फ्रिडल-क्राफ्ट alkylation, and the last one was Friedel-Crafts acylation। क्योंकि आपका क्लोरोबेंजीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो सारे के सारे क्या होंगे, ये आपका क्लोरोबेंजीन पहले से क्लोरीन था यहाँ पे, अगर आपने हेलोजन में भी क्लोरीन ही ऐड करवाया तो यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा और एक पैरा पे चला जाएगा। ठीक है, अगेन सल्फोनेशन कराया तो क्लोरो तो एक लगा ही है यहाँ पे पहले से, अब सल्फोनिक ग्रुप कहां जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा, और एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा जहां पे वो पैरा पे चला जाएगा। सेम हैपेंस विद नाइट्रेशन, यहां पे नाइट्रो ऐड हो जाएगा ऑर्थो पे और नाइट्रो ऐड हो जाएगा पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। यहां पे अल्किल ग्रुप ऐड हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, और यहां पे RCO ग्रुप ऐड हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। सभी केस में पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ग्रुप्स दूर दूर हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, रिपल्शन कम होगा। यहां पे ग्रुप पास पास में रहेंगे ऑर्थो वाले में, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है, 1,2 इज ऑर्थो एंड 1,4 इज पैरा। पैरा ऑर्थो इज यूज्ड ओनली इन कॉमन नेम्स, नॉट इन द IUPAC। IUPAC में उसी की जगह अपन 1,2 बोल देते हैं ऑर्थो की जगह, पैरा की जगह 1,4 बोल देते हैं, और मेटा की जगह 1,3 बोल देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल। इसमें देखे थे ना मेटल का, 2 रिएक्शन देखे थे इसमें, एक फिटिग और एक वुड्स फिटिग। वुड्स तो अपन पहले देख चुके हैं, तो फिटिग में क्या कर रहे थे अपन, ArX प्लस Na प्लस ArX, तो क्या बन रहा था, Ar बॉन्ड Ar, बाइफिनल बनाए थे इससे। और इसमें क्या होगा, ArX प्लस Na प्लस Rx, तो क्या बन रहा था, ArR। टॉलुइन बनाना है अगर आपको, तो ये मेथड बहुत बेस्ट है। टॉलुइन कैसे बनाओ, टॉलुइन एक आप ले लो बेंजीन के साथ, ध्यान देना इधर, ये हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस CH3Cl, क्लोरोमीथेन, गया ये बाहर, कपलिंग टॉलुइन बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये भी कब यूज होगा, जब आपको टॉलुइन से कुछ बनाने बोलेगा, पर टॉलुइन भी बनाना नहीं आ रहा है, तो अपन ऐसे टॉलुइन बना सकते हैं। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया। बस वो लास्ट पार्ट थ्योरी वाला पार्ट है, फ्रीऑन्स वाला, उसका शीट मैंने आप लोगों को दे दिया है, उसमें बस आप DDT का स्ट्रक्चर याद रखना है ना, और सारे उसके यूजेस, है ना, जितने भी अपन ने पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स देखे थे, कौन कौन से पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स देखे थे, डाइक्लोरोमीथेन,
ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सभी एक तरह के सॉल्वेंट होते हैं हमने देखा था, पर सभी का कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, आइदर हमारे लिए या एनवायरमेंट के लिए। अल्टीमेटली एनवायरमेंट में कुछ खराबी होगी तो हमें इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने देखा था ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना रहे थे अपन क्लोरोफॉर्म से, तो उससे अल्टीमेटली क्या डैमेज हो रहा है आपका, ओजोन लेयर। फ्रियॉन्स जो अपन ने देखे थे, फ्रियॉन्स आर इंपॉर्टेंट, दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। एक एग्जांपल भी देखा था हमने, CF2Cl2, उसको बनाने का तरीका भी उसमें लिखा था कि स्वॉट से बन जाएगा, स्वॉट से ही तो बनता है फ्लोरीन वाला, है ना, तो उसको अपन बना सकते हैं, बट दीज ऑल आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, जो कि अल्टीमेटली डैमेज करता है ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर डैमेज होगा तो यूवी रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचेंगे एंड दे विल हार्म अस। तो वो सारे के सारे हार्मफुल थे। अंत में डीडीटी भी हार्मफुल था। डीडीटी वाज आल्सो पॉलीहैलोजन कंपाउंड था ना, ये सारे तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स है जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन लगा हुआ है कंपाउंड में, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो मीथेन इथेन। याद है स्ट्रक्चर कैसे, पहले पहले 2 लाइन बनाई थी ऐसे, वो इथेन बन गया, और फिर आपने उसी में ही क्या लगाया था, 3 जगह क्लोरीन लगाया था, और फिर 2 जगह पर अपन ने फिनिल के साथ क्लोरो लगाया था, पैरा पोजीशंस पे, पैरा पैरा डैश लिखे थे ना, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। स्ट्रक्चर भी आसान था, मैंने तुरंत बना के दिखाया था आपको स्ट्रक्चर, है ना, कैसे बनाए थे, पहले अपन ऐसा 2 लाइन बना दिए थे ना, ये इथेन होता है, क्या होता है ये इथेन, कैसे इथेन हुआ ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, बाकी H H H H H H, ये तो इथेन हुआ, पर अपन को इथेन नहीं बनाना है, ट्राइक्लोरो इथेन बनाना है, तो ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन थोड़ा बनाना है, डीडीटी बनाना है, डाइक्लोरो डाइफिनिल, तो यहीं पे एक जगह आ जाएगा फिनिल और उसके साथ पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, और वैसे ही यहां पे आ जाएगा एक और फिनिल और उसके साथ पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, और क्या बच गया यहाँ पे, हो गया डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दैट्स इट, ये चैप्टर से इसके सारे अपन ने क्वेश्चन आंसर्स भी लगभग सारे कवर कर दिए हैं, मेरे को लगता है एक भी छूटा होगा एक्सरसाइज से या फिर इंटेक्स क्वेश्चन से। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा समरी आप लोग घर में बनाना, मैं ये शेयर कर दूंगा अभी, तो इसको थोड़ा सा समराइज करके एक चार्ट बना लो, इससे रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये लगभग 45 मिनट्स में ये पूरा एक 1 शॉट टाइप का रिवीजन हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर बोल रहे थे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इस चैप्टर को अपने को 2 पार्ट में पढ़ना है। एज एज वी कैन सी नेम में 2 वर्ड है ना, इलेक्ट्रिक भी आ रहा है और केमिकल भी आ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन को 2 चीजें पढ़नी है। एक बार हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, और दूसरे पार्ट में चैप्टर के हम केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं क्या? इस चैप्टर में अपन रिडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे बहुत सारे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन तो सारे होते हैं ना, केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन ही रिडॉक्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चीजें होने वाली हैं, तो वो क्या होता है आपका रिडॉक्स। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो जाते हैं, यू डोंट हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करने की बाहर से जरूरत नहीं होती, अपने आप होता है। और एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसमें आपको बाहर से कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो रिएक्शन जो नहीं हो पा रहा है अपने आप से, वो हो जाए। समझ रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन में, मतलब कौन सा रिडॉक्स कहां पे लगेगा? स्पॉन्टेनियस वाला किसमें हेल्प करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस वाला किसमें करेगा? इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हो ना ताकि रिएक्शन हो सके, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। और यहाँ पे आप केमिकल एनर्जी, जो जो रिएक्शन अपने आप हो पा रहा है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे रहे हो। जैसे हमारी बैटरी होती है, जितने भी हमारे आसपास हम यूज करते हैं ना, वो इसी टाइप के सेल होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जितने भी आपके ड्राई सेल हो गए, आपकी मोबाइल फोन की बैटरी हो गई, रिस्ट वॉच की बैटरी हो गई, सब जगह कैलकुलेटर की बैटरी होगी, वो सब यही तो है। वहां पे जो रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस उस बैटरी के अंदर हो रहे होंगे ना, कभी खोल के देखो पेंसिल सेल को, अंदर जिंक होता है, जिंक की रॉड होती है, इलेक्ट्रोड्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, और एक तरफ ऊपर वाले में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो वहां पे अपन केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो सारे
इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। और जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो पा रहे हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी दे करके वो रिएक्शन को करवाते हैं। इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस? क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ रहे हो। लिसिस का मतलब ब्रेकिंग होता है, जैसे फोटोलिसिस पढ़ते थे अपन कभी, लाइट की हेल्प से तोड़ना। नहीं, वाटर को आप लाइट की हेल्प से H2 और O2 में ब्रेक कर सकते हो, वैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ रहे हैं। नहीं, थर्मल जैसे अपन डिकम्पोजिशन पढ़ते थे ना, डिकम्पोजिशन 3 टाइप के होते हैं, एक हीट से तोड़ना, एक लाइट से तोड़ना, और एक इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना। तो यहां हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ हाँ, वो एक एग्जांपल है। आप NaCl को ब्रेक कर सकते हो। मतलब ब्रेक करने का मतलब, देखो, कोई केमिकल कंपाउंड फिजिकली तो सेपरेट आउट नहीं होगा अपने एलिमेंट्स में। हाँ, एक मिक्सचर भले हो जाता है। जैसे आप शक्कर को पानी में घोलोगे तो उसको इवेपोरेट करके, बॉईल करके आप शक्कर पानी को अलग अलग कर सकते हो, बट NaCl को बॉईल करके Na और Cl को अलग अलग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, जितना भी आपका NaCl है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, पहले आयनाइज होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl बन जाएगा। यही तो हुआ रिडक्शन ऑक्सीडेशन। एक डेफिनेशन पढ़ते थे ना अपन 11th में कि द लॉस ऑफ, देखो 4 डेफिनेशन पढ़ ली अपन रेडॉक्स के आज तक, या ऑक्सीडेशन के आज तक। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। याद है ये वाला डेफिनेशन? ये दोनों 11, ये वाला 11th में पढ़े थे, और ये तीनों 10th में पढ़े थे। ये 11th में पढ़े थे ना, वो पूरा बैलेंसिंग करते थे रेडॉक्स रिएक्शन का। तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर देखते थे, हर एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो चेंज होके बड़ा है कि घटा है। बड़ा है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है, घटा है तो वो रिड्यूस हुआ है। तो ये 4 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन के, इनके जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन रिडक्शन के। और एक प्रोसेस में दोनों प्रोसेस, मतलब एक रिएक्शन में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा ही। अगर एक लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर ही रहा होगा ना, या एक गेन कर रहा है तो दूसरा कोई लूज कर रहा होगा, उसके पास कहां से आएगा? तो एक रिएक्शन में दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती ही है। दैट इज व्हाई वी से कि रिडॉक्स, ऑल रिएक्शंस इन केमिस्ट्री आर रिडॉक्स, क्योंकि हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो होता ही है। एम आई क्लियर? इलेक्ट्रॉन का तो लॉस गेन तो होता ही है हर रिएक्शन में, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो यहां पे यही चीज हो रही है। सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये हो गया रेड्यूस, और क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, हो गया ऑक्सीडाइज। तो ये हो गया ना Na और Cl सेपरेट। इसको मत बोलना NaCl सेपरेट हो गया, ये तो आयनाइज हुआ है। पानी में जाने के बाद वो बस क्या हुआ है, आयनाइज हुआ है। बट इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, ये क्या, ये कब हुआ? इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद। इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद क्या हुआ, सारे के सारे Na पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हुए, सारे के सारे Cl नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए। तभी तो इनको एनायन बोलते हैं ना। क्योंकि एनायन क्यों बोले इसको? क्योंकि ये एनोड के पास जा रहे थे, उनको वहां से मिला एन, और आयन तो ये पहले से ही थे, तो एन के साथ आयन जुड़ गया तो एनायन बन गए, है ना। और ये पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ भाग रहे थे, तो उनसे उनको मिला कैट, और आयन तो ये पहले से थे तो बन गया कैट आयन। समझ गया क्या? वो लोग इलेक्ट्रोड है तो उनके में ओड ओड लगा है, कैथोड एनोड, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोड ओड। ये आयन है तो इनके सरनेम में आयन लगा हुआ है, एनायन कैटायन, एनायन गोज टू एनोड, कैटायन गोज टू कैथोड। कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, एनायन आर नेगेटिवली चार्ज्ड तो एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होगा। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, उस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, और उस एनोड कैथोड को, अभी वो एनोड कैथोड कब कहलाता है, जब वो कनेक्ट होंगे। अभी तो दोनों कार्बन रॉड है, दोनों ग्रेफाइट की रॉड है, एनोड कैथोड थोड़ी ना बन गए अभी। जब तक आप बैटरी नहीं लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव, और आपने अब इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, अब बना ये एनोड और ये बना कैथोड, ये कनेक्ट करने के बाद। वरना दोनों कार्बन रॉड थी, दोनों ग्रेफाइट की रॉड्स थी। ग्रेफाइट तो अच्छा कंडक्टर होता है ना, तो अपन ग्रेफाइट को यूज करते हैं कई जगह पर ना, प्लैटिनम भी यूज होता है, ठीक है, कॉपर की रॉड्स होती है, तो दीज आर यूज एज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इसको डिप करेंगे, हाँ कॉपर सल्फेट हो सकता है, ये डिप हो जाएगा,
और वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है क्योंकि वो एक तरह की कंडक्टर है। क्या है वो? जैसा हमारा कॉपर वायर कंडक्टर होता है ना, बट वो किस टाइप का कंडक्टर है पता है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। क्या है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तब वो कंडक्शन कर पा रहा है। बट ये कहलाता है आयनिक कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, इन इलेक्ट्रोलाइट आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ये कहलाते हैं आयनिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स तो दोनों ही है ना, एक सॉलिड फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है। तो कंडक्टर्स तो दोनों ही है। इसमें ये कंडक्टर क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये अंदर का पाथ कंप्लीट कर रहा है ना, बाहर तो वायर लगा हुआ है, बाहर के पाथ को तो कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। बट अंदर के पार्ट को कैसे कंप्लीट करोगे? एक इलेक्ट्रोलाइट लेकर के वो कंडक्शन कर देगा दोनों के बीच में। है ना क्लियर? ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका इलेक्ट्रोलिसिस का है। और वहां हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन खुद से हो पा रहे हैं ना, उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दोस आर अवर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो ये दो पार्ट में अपने को चैप्टर को पढ़ना है ना, पहले ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, देन फॉलोड बाय दैट पार्ट। ठीक है, एक्चुअली गैल्वेनाइजेशन कर, वो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिंक को प्लेटिंग करना ना आयरन में, तो अपन वो इसी मेथड से करते हैं, तो वो गैल्वेनाइजेशन कहलाया। ठीक है, चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।